हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीडी पाठशाला यानी घर घर की पाठशाला में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। और क्या कहा था, नहीं आएंगे? आएंगे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैंने पिछले क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला कराया था और ये बताया था कि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको करके जाते हैं तो आपको पास करने से कोई भी रोक नहीं सकता। मैं उन्हीं प्रश्नों का आज उत्तर लेकर आया हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था कि सर आप उत्तर भी लेकर आइए, तो मैं उस सारे प्रश्नों का उत्तर भी लेकर आया हूँ, जिन्हें अगर आप कर लेते हैं सच में, रट लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन करके जरूर जाओ। ये प्रश्न करने के बाद एग्जाम में बैठना, आपको एग्जाम क्वेश्चन धुआं-धुआं लगेगा। दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? उत्पादन संभावना वक्र क्या है? व्हाट इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में आपको पूछे एग्ज़ाम में तो कुछ भी नहीं। पहले समझो, 1 मिनट के लिए चुटकी में समझा देते हैं आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर अगर आप एक किसान हैं, और किसान है, आपके पास खेत है इतना बड़ा, ठीक है? और इस खेत में आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं। आपके माइंड में आएगा कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करें? अगर 2 गुड्स का आप चयन करते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए, अगर रबी फसल में अगर आप चयन करना चाहेंगे कि खेत में गेहूँ का प्रोडक्शन करें या सरसों का प्रोडक्शन करें, अगर दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करने के बारे में आप सोचते हैं, तब हो सकते हैं सोच सकते हैं कि खेत में 50% हम गेहूँ का प्रोडक्शन कर ले और कुछ परसेंट यानी 50% सरसों का प्रोडक्शन कर ले। ये कॉम्बिनेशन बन सकता है कि नहीं? ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है कि इस खेत में गेहूँ का प्रोडक्शन थोड़ा-सा ज़्यादा कर ले, यानी इतना सा गेहूँ का प्रोडक्शन कर ले, बाकी कुछ परसेंट सरसों का कर ले। आपके माइंड में ये भी सवाल हो सकता है कि गेहूँ का और ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले, सरसों का थोड़ा कम कर ले, या सरसों थोड़ा ज़्यादा कर से गेहूँ कम कर सकते हैं। कितने सारा पॉसिबिलिटी बन सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन सकता है ना? इन्हीं पॉसिबिलिटी उत्पादन की संभावना कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, है ना? देखिए आप लोग, डेफिनेशन में मैंने किस तरह लिखा है जो आपके एग्जाम में से नंबर लाने के लिए पर्याप्त होगा। क्या होगा? जिस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधन सीमित होते हैं और आवश्यकता असीमित होती है, ऐसी स्थिति में चयन की समस्या को जन्म देता ही है। उसी प्रकार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादक के पास उत्पादन के साधन भी सीमित होते हैं, जैसे खेत भी सीमित है, किंतु उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं असीमित होती है। अतः उत्पादक को साधन की वैकल्पिक उपयोगों के बीच चयन करना पड़ता है, और इसी प्रकार वस्तु के उत्पादन के अनेक विकल्प अर्थव्यवस्था के सामने आते हैं, और इन्हीं विकल्प को क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना कहते हैं। और जब इन्हीं संभावना को ग्राफ पे हम लोग प्रेजेंट करेंगे, तो जो कर्व हमें मिलेगा उसी कर्व को हम लोग उत्पादन संभावना कर्व बोलेंगे, प्रोडक्शन। इंग्लिश में इसको मैंने और आसान करके लिखा है। क्या? इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फेक्शन एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन विथ लिमिटेड रिसोर्स। क्लियर? अब इसका ग्राफ देख लो। ग्राफ ऐसे बन सकता है। गुड्स का अगर हम कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, टू गुड्स का अगर कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो ग्राफ मेरा इस तरह का बन, है ना? अगर हम मान के चलते हैं कि एक कॉम्बिनेशन मेरा 15 15 एप्पल का प्रोडक्शन करे और कुछ भी ऑरेंज नहीं करना चाहिए, ये भी मेरा मनपसंद। मानते हैं कि बी ऑप्शन यानी कुछ, यानी यहाँ पे मान लेते हैं 14 एप्पल का प्रोडक्शन करे, तो यूनिट का, और ऑरेंज का 1 यूनिट, ये भी कर सकते हैं। बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन सकता है। इन्हीं पॉसिबिलिटी को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। क्लियर? अगला सवाल आपके सामने क्या है? सीमांत उत्पादन संभावना क्या है? सीमांत उत्पादन संभावना, व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पॉसिबिलिटी, ठीक है? तो सीमांत उत्पादन संभावना दो वस्तु का ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शा, सीमांत का मतलब याद रखना, वन एडिशन। सीमांत का मतलब वन एडिशनल यूनिट का जब हम प्रोडक्शन करेंगे, एक खेत में एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ का त्याग करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, साधन सीमित है ना? तो इन्हीं अगर एक एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ का त्याग करना पड़ेगा, इसको ही सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं। दूसरी वस्तु देखिए, एक वस्तु का अधिकतम उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु मतलब त्यागी जाती है, इसे ही सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं, है ना? टू गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन which of the amount of the one commodity is sacrificed produce the maximum amount of the other commodity, this is called marginal production possibility। थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए दोस्तों, ठीक है, ग्राफ इसका ऐसे होगा। अगर हम एक गुड्स में क्या करेंगे, एक गुड्स का अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, एक गुड्स का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, तो दूसरा गुड्स हम कॉम्बिनेशन क्या करना पड़े, घटाना पड़ेगा। इसको क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अगला सवाल आपके सामने है, अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या की विवेचना करें। केंद्र समस्या के बारे में पूछा जा रहा है, सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में पूछा जा रहा है। याद रखिए दोस्तों,
एक अर्थव्यवस्था में, कोई भी प्रकार का अर्थव्यवस्था हो सकता है, समाजवादी पूंजी या मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जब प्रोड्यूसर जो उत्पादक है, जब उत्पादन करना चाहता है, तो उत्पादन करना जब चाहता है, तो उसके सामने तीन क्या क्या आता है, पहला समस्या आएगा की मात्रा में उत्पादन, कैसे उत्पादन करे, के लिए उत्पादन करे, ये समस्या, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो जो मेजर रीजन है, इसी रीजन को सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमी कहते हैं। मैंने इन्हीं प्रश्नों का अच्छा से उत्तर लिख के आपके सामने पेश किया हूँ। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? अब अगला सामने उपभोक्ता का बजट सेट से क्या समझते हैं। तो बजट सेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपके पास पैसा रहेगा और गुड्स का प्राइस रहेगा, उसके आधार पे आप गुड्स खरीद सकते हैं कि नहीं सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो आपके पास जितना आय है और उसका वस्तु का कीमत के साथ आप कितना गुड्स खरीद सकते हैं, उसका जो एक लाइन बनेगा उसी को हम लोग बजट लाइन कहेंगे, बजट रेखा। ठीक है। और जब एक उपभोक्ता को भिन्न भिन्न बजट रेखा के समूह को मिल जाता है तो उसको क्या कहेंगे, बजट मानचित्र कहेंगे, है ना। बजट मानचित्र इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बजट लाइन का। इन अदर वर्ड, बजट सेट ऑफ ए कंज्यूमर मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विद अ कंज्यूमर कैन बाय विद इनकम गिवन प्राइस ऑफ कमोडिटी। बजट मैप, बजट सेट भी पूछ सकता है, बजट मैप भी पूछ, बजट मैप अगर पूछे तो बहुत सारा बजट रेखा, बजट लाइन का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग बजट मैप। क्लियर? क्या है, देखिए बजट लाइन ऐसे होता है, बजट लाइन कैसे होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट होगा क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन जोर जो दर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर। अगला, उदासीनता वक्र से क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व कहाँ से आता है, तो इनडिफरेंस कर्व यूटिलिटी का जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है, क्रमवाचक सिद्धांत है, से उठ के आता है इनडिफरेंस कर्व। और ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट जो क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था, दो अर्थशास्त्री है, नाम क्या है, जिसका नाम है RZD एलन और HR हिक्स, दोनों ने क्रमवाचक सिद्धांत को दिया, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट को दिया था। फिर क्या बात करता है उदासीनता वक्र, जिसकी उत्पत्ति दो वस्तु के ऐसे विभिन्न संयोग बिंदु पद से होता है जहां एक उपभोक्ता को प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उदासीनता वक्र कहलाता है। आपके पास पैसा रहता है, आप जाते हैं मार्केट, आ जाते हैं मार्केट, आपको चॉकलेट भी मिलने का मन है, बिस्किट ना, अगर चॉकलेट का दाम ज़्यादा है, बिस्किट का दाम कम है, तो आप चॉकलेट एक लेंगे, बिस्कुट दो ले लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। ना, अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर पैसा, अगर अगर उसी पैसा के माध्यम से हो सकता है कि आप चॉकलेट की मात्रा ज़्यादा ले लेंगे, बिस्कुट थोड़ा और कम कर ले। तो इस प्रकार जितने भी कॉम्बिनेशन मिलता है और हर कॉम्बिनेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन होते हैं, और उसी सेटिस्फेक्शन के जो आप कर्व नोट करते हैं, जो कर्व मिलता है उसको उदासीनता वक्र कहते हैं, है ना। उदासीनता वक्र क्या है, दो वस्तु का ऐसा विभिन्न बिंदु पथ होता है जहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक बिंदु में समान संतुष्टि is a graphical represent of the combination of two where the satisfaction level will remain the same. Such a curve is called indifference curve. ना, देखिए ग्राफ देख लीजिए इसका, क्लियर। आप एक गुड्स का 14 यूनिट ले सकते हैं, दूसरा गुड्स का 1 यूनिट में भी सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। यहाँ पर अगर 9 गुड्स लेते हैं ऑरेंज का और 2 गुड्स लेते हैं किसका, मैंगो का, तो फिर भी आप सेटिस्फेक्शन नहीं, प्रत्येक कॉम्बिनेशन पर अगर सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसी सेटिस्फेक्शन तो कर्व डिनोट करते हैं, इसी कर्व को हम लोग क्लियर। स्केल के लिए हम लोग सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु, पूरक वस्तु, स्थानापन्न वस्तु का अगर आपको जिक्र करने के लिए आएगा तो इसका अगर आपको किस प्रकार लिखना है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर आप इससे शॉर्ट लेने। सामान्य वस्तु का मतलब, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो वैसा वस्तु का डिमांड भी बढ़ा देंगे, ऐसा वस्तु का सामान्य वस्तु का। इनकम बढ़ रहा है तो वैसा वस्तु को क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे। अगर इनकम घट रहा है तो इसका भी डिमांड बढ़ा देंगे। अगर ऐसा कोई गुड्स है तो ऐसा सामान्य वस्तु यानी नॉर्मल गुड्स के अंदर रखें। क्लियर? देखिए सामान्य वस्तु के अंदर वही रखेंगे। क्या होता है इसमें, अगर इनकम बढ़ता है तो उसका क्वांटिटी भी बढ़ता है, ऐसा गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे, निम्न वस्तु किसको कहेंगे या घटिया वस्तु किसको कहेंगे, अगर मेरा आय बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, तो कुछ गुड्स का हम डिमांड घटा, मेरा इनकम बढ़ेगा तो यानी घटिया वस्तु जिसको बोलते हैं उसका डिमांड को क्या करते हैं, घटा देंगे। अगर ऐसा कोई गुड्स है तो उसको वस्तु या इंफीरियर गुड्स। क्लियर?
भी ले सकता है, इसका ग्राफ नेगेटिव। ठीक है, अच्छे डेफिनेशन एक बार पढ़ लेंगे। अगला, स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं? स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट, एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स उसके बदले में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगर कोलगेट नहीं है तो पेप्सीडेंट यूज कर लेंगे, ब्लैक पेन की जगह पे ब्लू पेन यूज कर लेंगे, चाय की जगह में कॉफी यूज कर लेंगे। ये जो दो गुड्स है, ऐसा गुड्स को हम लोग स्थानापन्न वस्तु। यार अगर चाय का प्राइस बढ़ जाता है, चाय का प्राइस बढ़ जाता है, कॉफी पी लेंगे। चाय का प्राइस बढ़ने पर कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, चाय का, है ना। और चाय का प्राइस घटेगा, कॉफी क्यों करेंगे, कॉफी का भी डिमांड घट जाएगा। तो दोनों गुड्स के बीच कैसा संबंध होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, देख लेना। पूरक वस्तु क्या समझते हैं? पूरक वस्तु, एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। जैसे कार और पेट्रोल चलाएंगे, पेट्रोल डालेंगे ही नहीं, कार चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जूता मोजा, जूता मोजा भी कैसा हो जाएगा? पूरक। कलम और सिहाई कैसा होगा? पूरक वस्तु। क्या सिहाई के बिना कलम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ये कैसा गुड्स है? पूरक वस्तु, कॉम्प्लीमेंट। लेना इसे भी आप। और दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। एक का प्राइस घट जाएगा तो दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा। गिफिन वस्तु से क्या समझते हैं? तो गिफिन वस्तु घटिया वस्तु के अंतर्गत ही आता है। के अंतर्गत आता है? घटिया वस्तु के अंतर्गत आता है। हमने क्या पढ़ा था घटिया वस्तु में? अगर किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ जाता है, कुछ वस्तु का डिमांड क्या कर देंगे? वस्तु का डिमांड क्या कर देंगे? घटा देंगे। उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम लोग? घटिया। घटिया वस्तु में क्या होता है? अगर घटिया वस्तु का प्राइस कभी कभी बढ़ जाता है, अगर घटिया वस्तु का प्राइस देखते बढ़ जाता है, तो लोग, जैसे गरीब लोग, प्राइस बढ़ जाता है तो उसका डिमांड भी बढ़ा देते हैं। गरीब लोगों को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए। गरीब कुछ लोग होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा, हाँ, महँगी वस्तु नहीं देखेंगे, वो अपने आवश्यक वस्तु को ध्यान में रखेंगे। अगर आवश्यक वस्तु का डिमांड बढ़ रहा है, पहले डिमांड बढ़े तो उसको वो लोग ऐसा गुड्स को गिफिन वस्तु कहेंगे। गिफिन वस्तु में क्या होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, और प्राइस घटेगा तो क्या होगा? डिमांड भी घट जाएगा। ऐसा गुड्स को हम लोग गिफिन गुड्स। टिफ़िन वस्तु वह विशेष घटिया वस्तु होती है, कीमत बढ़ने पर उसकी माँग भी बढ़ जाती है। आय प्रभाव बहुत अधिक, है ना? क्यों? क्योंकि वस्तु जीवन में मूल आवश्यकता होती है। आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है और उपभोक्ता अत्यंत गरीब होते हैं। कंज्यूमर आर वेरी पुअर, इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग देन सब्सिट्यूट द गुड बेसिक नीड्स। क्लियर? एग्जाम्पल, यदि रोटी चावल की कीमत बढ़ जाती तो गरीब लोग महँगी वस्तु कर अत्यधिक रोटी या चावल खरीद कर रखना चाहते हैं। ना? ऐसे गुड्स को क्या बोलेंगे? ऐसा गुड्स को their goods. If the price of the bread increases, poor people stop consuming costly, buy more bread और आगे। अगला एक सवाल आएगा, मांग का नियम या मांग का नियम को अपवाद को समझ। लॉ ऑफ डिमांड, मांग लगाना है। क्या लगाना है? मांग का नियम किसे कहते हैं? किसी भी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ रहा है ना दोस्तों, का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो हम लोग उस गुड्स का डिमांड क्या करेंगे? और अगर प्राइस घट रहा है ना तो उसका डिमांड क्या करेंगे? बढ़ा। ऐसा गुड्स के बीच जो रिलेशन होता है, इसको ही हम लोग लॉ। फिर से, किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम का। अन्य बातें समान रहने की दशा में जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है, तो इसके विपरीत कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। मांग की नियम कहलाता है ना। कीमत में कमी होगा तो वस्तु की मांग में वृद्धि होगा। क्लियर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु की मांग तथा कीमत के बीच कैसा संबंध होता है? नेगेटिव संबंध होता है। क्लियर? When other thing will remain constant, if the price of the good increases, as the result demand decreases, and opposite the price is goods decreases, as the result the demand increases. है ना? So that is, when price is high, demand is low, and price is low, demand is high. They have an inverse relationship, price of goods and demand for such goods called called एक डिमांड। प्राइस अगर बढ़ेगा घटेगा तो डिमांड सबसे काम करेगा। अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड। क्लियर? का क्या है एक्सप्लेनेशन भी आपको एग्जाम में कर देना। अगला सवाल क्या है? 9 नंबर, मांग की कीमत लोच क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस के वजह से मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है? प्राइस के वजह से मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है? ये जो चेंजेस है, इस चेंजेस को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, है ना। तो कैसे इसको डेफिनेशन बनाया जा सकता है? कीमत में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की दर को
मांग की लोच कहा जा सकता है। इसको अदर लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, मांग में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन को उसके कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अगर हम भाग दे देगा हमें। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड किसने दिया था? तो मार्शल ने दी, है ना। मीनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी विद रिस्पेक्ट परसेंटेज प्राइस ऑफ एनी अदर फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड फॉर डेट कम प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है। मांग का लोच के प्रकार बताए। ठीक है दोस्तों, मांग का लोच 5 प्रकार, ठीक है। तो आप और भी बढ़ा करके आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं डेफिनेशन के साथ। 5 प्रकार क्या होगा? इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग जिसको बेलोचदार मांग बोलेंगे, और इकाई लोचदार मांग तो हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट इलास्टिक डिमांड कहेंगे। अप्लाई क्या होगा? इन इलास्टिक डिमांड कहेंगे, ठीक है ना। ये क्या होगा? पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्टली क्या है? बेलोचदार नहीं होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगा। क्लियर? इकाई से अधिक लोचदार मांग का अगर डिफिनेशन लिखना रहेगा तो क्या बोलना है? कीमत में अगर 10% परिवर्तन करते हैं तो मांग में 20% परिवर्तन हो जाता है। इकाई से अधिक लोचदार मांग, इस तरह आपको लिख देना है और आपको साथ में ग्राफ भी बना देना। देखो भाई, डिमांड में ज्यादा चेंज हो जाएगा प्राइस। दूसरा, इकाई से कम लोचदार का मांग के बारे में बोले तो अगर कीमत में 20% चेंज हो रहा है तो डिमांड में 10% चेंज हो रहा है, तो बोलेंगे इकाई से कम लोचदार मांग। ग्राफ आपको बना देना, प्राइस चेंज ज्यादा है, डिमांड चेंज। इकाई लोचदार का मांग के बारे में पूछे तो आपको डेफिनेशन क्या बनाना है कि अगर कीमत में 10% चेंज करते तो प्राइस में 10% चेंज करते तो मांग यानी डिमांड में भी 10% क्या कहेंगे? इकाई लोचदार। आप में कैसे बना देना? प्राइस में जितना चेंज होगा डिमांड में भी सेम टू सेम, इधर जितना चेंज होगा उधर भी उतना ही। क्लियर? अगर आगे पूछे पूर्णतः बेलोजदार मांग, कीमत में कुछ भी चेंज कर लो, मांग में डिमांड में कोई परिवर्तन, कीमत में कुछ भी चेंज कर लो, कुछ भी चेंज कर लो कीमत में, प्राइस में डिमांड में कोई। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब कीमत में कुछ भी चेंज मत करो, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा चेंज ना, कीमत में कुछ भी चेंज नहीं करो लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज। ठीक, चेंज नहीं करो कीमत, यहाँ का तहाँ रखने दो। क्या कहेंगे पर? क्लियर? अब आपके सामने अगला, परिवर्तनशील अनुपात का नियम या अल्पकालीन उत्पादन फलन को एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन पर। परिवर्तनशील अनुपात या उत्पत्ति के, देखिए दोस्तों ये क्या होती है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या देखने को मिलेगा? कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उत्पत्ति के साधन कुछ फिक्स रहेगा और कुछ क्या होगा? वेरिएबल रहेगा। और जब हम वेरिएबल फैक्टर में परिवर्तनीय साधन में परचेज करेंगे तो प्रोडक्शन भी उस अनुपात में हो, उस अनुपात में चेंज होगा। तो ये हम लोग क्या कहेंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। परिवर्तन अल्पकाल में जब एक फॉर्म उत्पत्ति के कुछ साधन को स्थिर रखकर अन्य साधन की मात्रा में परिवर्तन करती है तब उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है, क्योंकि उत्पादन का हर एक अलग अलग मात्रा में परिवर्तनशील साधन जो वेरिएबल फैक्टर है वो बदल बदल जाता है और उत्पादन में अनुपातिक रूप से परिवर्तन होता है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ट्रिक याद रखना, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? चाहिए फिक्स फैक्टर और क्या चाहिए? वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर तो हमेशा फिक्स, वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस होगा। वेरिएबल फैक्टर को अगर चेंज करते हैं प्रोडक्शन भी चेंज हो जाए ना भाई। अगर इसमें 10% चेंज करते हैं और अगर प्रोडक्शन 20% चेंज हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? उत्पत्ति वृद्धि नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलते हैं। क्लियर? अगर वेरिएबल फैक्टर में 10% चेंज करते हैं और प्रोडक्शन में 10% चेंज होता है तो क्या कहेंगे? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न बोलेंगे, उत्पत्ति समता नियम बोलेंगे। अगर वेरिएबल फैक्टर में 20% चेंज करते हैं और प्रोडक्शन में हमें 10% चेंज मिल जाता है, क्या कहेंगे? उत्पत्ति ह्रास नियम बोलेंगे, है ना। अब इसको एक बार पढ़ ले। व्हेन ए फर्म इन शॉर्ट रन कीप सम इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स फैक्टर रिमेन
variable, then changes quantity production proportion, which is why they call the law of variable proportion, also known as law of returns के नाम से भी। Clear? ये आपका है इसके उत्पत्ति वृद्धि नियम जो आपको मैंने अभी बता दिया है। उत्पत्ति समता नियम, विपत्ति ह्रास नियम 5 नंबर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, पैमाना का प्रतिफल से आप लोग क्या समझते हैं? ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिटर्न टू स्केल के बारे में पूछ सकता है, जिसको हम लोग लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोल सकते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन बोल सकते हैं। याद रखना दोस्तों, हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या देखे थे? कुछ फैक्टर प्रोडक्शन क्या होते हैं, कुछ फैक्टर प्रोडक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे बताया ना, कुछ फैक्टर प्रोडक्शन क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, है ना। लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या हो जाएगा? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या हो जाएगा? जितना भी फिक्स्ड फैक्टर था ये सारा किस में जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। यानी कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं, सारा का सारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा, है ना। अगर वेरिएबल फैक्टर में 10% चेंज, हाँ, अब सारा का सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? वेरिएबल सेम है। और इसमें अगर 10% चेंज करते हैं, अगर प्रोडक्शन 20% हो जाता है, पैमाना का बढ़ते प्रतिफल इसको ना क्या बोलते हैं? पैमाना का बढ़ते प्रतिफल बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। क्लियर? अगर इसमें 20% चेंज करेंगे और प्रोडक्शन 10% हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बोलेंगे? डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। क्लियर? अगर प्रोडक्शन 20% करेंगे और फैक्टर प्रोडक्शन में 20% चेंज करेंगे और प्रोडक्शन भी 20% होगा, तो क्या बोलेंगे? इक्वल रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। क्लियर? तो आप लोग एक बार डाउन कर लेना। क्लियर? अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने क्या है? सीमांत लागत और औसत लागत के बीच संबंध बताइए। सीमांत लागत का और औसत लागत के बीच संबंध अगर पूछा जाएगा, क्या करना है? सबसे पहले एवरेज कॉस्ट का या औसत लागत का छोटा सा डिफिनेशन देना, सीमांत लागत का भी एक डिफिनेशन दे देना। क्या है औसत लागत? औसत लागत कुल लागत को, हाँ, औसत लागत किसको बोलते हैं? देखो, कुल लागत को अगर उत्पादन की मात्रा से हम लोग भाग देंगे, इफ द टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी से भाग देंगे कि एसी बराबर क्या होगा? टोटल कॉस्ट को अगर यदि हम लोग क्वांटिटी प्रोडक्शन से भाग देंगे, है ना, उसी प्रकार सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट किसको बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट किसको बोलेंगे? तो मार्जिनल कॉस्ट क्या बताता है? बताता है टोटल, मार्जिनल कॉस्ट किसको बताता है? टोटल कॉस्ट में कितना है, किस क्वांटिटी प्रोडक्शन के, इसको क्या, सीमांत लागत की गणना करने के लिए लागत में होने वाली वृद्धि को उत्पादित होने वाली इकाई की संख्या में होने वाले भाग देकर ज्ञात किया जाए। कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट इज ऑन फाउंड बाय डिवाइडेड इट बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स, ना के थ्रू से हम लोग भी निकाल सकते हैं। देख लेना औसत लागत और सीमांत लागत का संबंध निम्नलिखित। तो अब इसके बाद रिलेशन आप बता दो, क्या क्या रिलेशन होता है। देखो, जब एसी एमसी दोनों की गणना, क्या होता है? संबंध पूछ रहा है, एमसी दोनों का गणना टीसी से होता है। आरंभ में जब एसी गिरता है, तब एनसी वक्र भी एक एक सीमा तक गिरता है, किंतु एक अवस्था के बाद एमसी वक्र का बढ़ना आरंभ हो जाता है और एसी वक्र यही रहता है ना। उसके बाद जब न्यूनतम, जब एसी न्यूनतम होता है तो एमसी वक्र एसी वक्र के नीचे से काटता है, इसी अवस्था में बराबर एसी हो जाता है वहां पे। तो ग्राफ कैसे, अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो कैसे ग्राफ बनेगा? ग्राफ बनेगा, ग्राफ भी बता देना, हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप इस सारे सवाल को कर, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत और कुल लागत का डेफिनेशन बता देना। स्थिर लागत के बारे में मतलब क्या? स्थिर लागत, स्थिर लागत कहाँ से आता है? स्थिर साधन से। प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड फैक्टर यानी साधन को जुटाना पड़ेगा, और स्थिर साधन को जुटाने के लिए जो उस पर खर्च आता है उसको लागत बोलते हैं, है ना। और
अगर वेरिएबल फैक्टर को जुटाना रहेगा, परिवर्तनशील साधन को जुटाना रहेगा, तो परिवर्तनशील साधन को जुटाने के लिए जो उस पे खर्च आता है उसको हम लोग परिवर्तनशील लागत कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट है। लागत का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। लागत का मतलब, कॉस्ट का मतलब क्या? प्रोडक्शन करने के लिए हमें बहुत सारा हेक्टर प्रोडक्शन को जुटाना पड़ेगा, और हेक्टर प्रोडक्शन को जुटाने के लिए जो उस पे हम लोग खर्च करते हैं, उसी खर्च को ही ना, उसी कॉस्ट को ही हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन को, है ना। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। प्रोडक्शन करने के लिए इतना सारा सामान जुटाना पड़ेगा, इतना सामान जुटाने के लिए जो खर्च आता है, उत्पादन लागत। उत्पादन लागत दो प्रकार का होता है, स्थिर लागत और परिवर्तन लागत। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस बता दिया है। अगला देखिए, अल्पकालीन औसत लागत। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ये सवाल बहुत ज्यादा। अल्पकालीन औसत लागत यू आकार का क्यों होता है? अल्पकालीन उत्पादन लागत में जब परिवर्तनशील का अनुपात लागू होता है, तब शुरुआत में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। इस स्थिति में औसत लागत घट जाता है। जब उत्पादन फलन में उत्पत्ति स्थिर नियम लागू होता है, तब औसत लागत भी स्थिर हो जाता है। और अंत में जब उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, तो औसत लागत बढ़ने लगती है, जिस कारण औसत लागत यू आकार का हो जाता है ना। तो हम लोग वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लागू करते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन वृद्धि नियम लागू होता है, औसत लागत क्या होता है? घट जाता है। और जब उत्पत्ति समता नियम यानी लॉ ऑफ इक्वल रिटर्न लगता है, क्या होता है? औसत लागत भी क्या हो जाता है? समान हो जाता है। और जब उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, तब औसत लागत बढ़ जाता है, जिस कारण इसका, है ना। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल क्या है? आगम और औसत आगम। आगम का मतलब क्या? कोई भी प्रोड्यूसर अपना सामान अगर बेच देता है, तो बेचने के बाद जो उसको रकम मिलता है, उस रकम को ही रेवेन्यू बोलते, आगम बोलते, है ना। तो ये कुल आगम का डेफिनेशन हो गया, सीमांत आगम का डेफिनेशन हो गया, औसत आगम एवरेज रेवेन्यू का डेफिनेशन हो गया। आप तो इसको देख दोस्तों, मैंने आज इतना ही कराया है। अगले क्लास में हम लोग और जितने भी प्रश्न बच गया है, हम लोग उससे पार्ट 2 या पार्ट 3 के माध्यम से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रश्न का हम लोग उत्तर लेकर आएंगे, ठीक है। और जिसको भी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, डीडी पाठशाला से आप लोग कांटेक्ट करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, तो भी आप लोग जरूर देखें, तब आप लोग का सारा कंप्लीट हो जाए, के बाद आप लोग एग्जाम में बैठना, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।